नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग वीडियो 2018 री एग्जाम के लिए अपने युद्ध पर निकल चुके हैं और जब तक ये लड़ाई जीत नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। ये हमारा भी कमिटमेंट है और आपका भी कमिटमेंट है, ठीक है। तो वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी थी, उसके कुछ अभ्यास भी हो चुके थे। आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभ्यास का कि क्या है। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने आया हुआ है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन की बात हो रही है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो द्वित्व व्यंजन पढ़ाया ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम 2 या 3 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, उनके लिए हमें पूरा एक क्लास देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगे। तो आपके जो रेगुलर नोट्स हैं आप उनके अंदर इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताते रहा करो कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो द्वित्व व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो हिंदी के शब्दों को समझते हैं या उनसे अपना एक कॉमन सेंस, जनरल कॉमन सेंस लगा सकते हैं, वो ये समझ रहे होंगे कि द्वित्व का मतलब ये हो गया कि 2 वर्ण आपस में मिले होंगे, है ना। अब जब वो ये सोच रहे हैं तो अब उनका जो है इन 2 पे दिमाग जा रहा होगा, दिल्ली और उत्साह, क्योंकि इसमें भी 2 वर्ण जुड़े हुए हैं और इसमें भी 2 वर्ण जुड़े हुए हैं, इन पे दिमाग जा रहा होगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपने ऊपर के 2 पहले ही खारिज कर दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आधा काम तो आपने कर लिया। अब इन 2 में आपका आंसर क्या होगा ये समझ लीजिएगा, वहां से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ला एक बार आधा आया है और एक बार पूरा आया है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बार आधा ता आया है और एक बार पूरा सा आया है। एक बार आधा व्यंजन, एक बार पूरा व्यंजन, ठीक है। ये दोनों में हो रहा, लेकिन अब फर्क समझ में आ गया होगा दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि इसमें जो व्यंजन आधा है वही व्यंजन पूरा है, यानी कि व्यंजन एक ही प्रकार का है, उसका आधा रूप भी है और उसका पूरा रूप भी है, और वो दोनों रूप आपस में जुड़े हुए हैं। जब किसी वर्ण में, किसी शब्द में जब हमें ऐसे वर्ण मिल जाते हैं जुड़े हुए, जिसका एक आधा हो और उसी का पूरा हो, तो वो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर दिल्ली हो जाएगा, उत्साह हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 व्यंजन जुड़े तो इसमें भी हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, एक से नहीं है। ये ता है और ये सा है, इसमें दोनों सेम है। ये भी ला है लेकिन आधा है, ये ला है लेकिन पूरा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे मान लो मक्का हो गया, ये भी द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। इसी मान लो पक्का हो गया, है ना, इस तरीके से। तो कई सारे वर्ण होते हैं जिनमें एक ही वर्ण जो है वो 2 बार जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्वित्व व्यंजन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा, इन पे आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है। अब आप कहोगे कि सर ये भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में ही क्लियर होने वाला है आपका, इसके लिए अलग से क्लास देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानक और अमानक वर्ण ये आप समझ लीजिए क्या होते हैं। इन्हें बिल्कुल शुद्ध भाषा में हम समझते हैं, कोई भी व्याकरणिक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। कि आपने देखा होगा कि हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्ण ऐसे हैं जो 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। अब वो 2 प्रकार से क्यों लिखे जाते हैं, कभी दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा। तो वो 2 प्रकार से लिखे नहीं जाते, उनका स्वरूप परिवर्तित हुआ है। पहले उन्हें उस तरीके से लिखा जाता था, अब उन्हें इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा पहले झा इस तरीके से लिखा जाता था, अब झा इस तरीके से लिखने लगे हैं। बात आई समझ में? पहले अगर हम बात करें तो भा इस तरीके से लिखा जाता था, अब भा को इस तरीके से लिखने लगे हैं, ठीक है। धा ऐसे लिखा जाता था, अब धा को इस तरीके से लिखने लगे हैं। और भी चीजें कई जगह आपने देखी होंगी, आपने देखा होगा आ इस तरीके से लिखा जाता था, उसी आ को अब इस तरीके से लिखने लगे हैं। अब इसी के आगे विसर्ग लगा दो तो आहा हो जाएगा, बड़ी आ की मात्रा लगा दो तो बड़ा आ हो जाएगा, अंग की बिंदी लगा दो तो अंग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि ए और आए पहले इस तरीके से सिखाए जाते थे, अब ये इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे वर्ण हो सकते हैं, कुछ प्रमुख वर्ण हैं जो हमने आपके सामने लिख दिए, ठीक है। मानक और अमानक, यानी कि यह पुराना स्वरूप है और यह पुराना स्वरूप परिवर्तित होकर अब इस नए स्वरूप में ढल गया है।
इन्हीं को हम लोगों को चूंकि ये पता नहीं है कि ये वाले अब वर्णमाला से आउट कर दिए गए हैं, इन्हें अंदर रखा गया है, तो हम लोगों को लगता है कि झा ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि झा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि ये मानक वर्ण नहीं रह गया अब, तो अब चूंकि इसमें तो ये है कि सारे मानक वर्णों के रूप में ही लिखे हुए हैं, तो केवल कौन सा है, धा वाला वर्ण ऐसा है जो आपको ये दिखाई देगा कि इसका परिवर्तित रूप भी हुआ करता था। कौन सा रूप हुआ करता था, ये हुआ करता था। इसे चेंज क्यों कर दिया, लोग क्या करते थे, धा लिखा और शिरोरेखा पूरी ऐसी इस प्रकार से खींच दी तो वो घा समझ में आने लगता था। ठीक है ना, लिखा है धरती, लिख रहे हैं धरती और शिरोरेखा पूरी खींच दी यहां से यहां तक, तो दिखाई दे रहा हमें घरती। बात आई नहीं समझ में? तो इस प्रकार की अशुद्धियां आ जाती थी, इसलिए यह आवश्यकता पड़ी इन्हें बदलने की। ठीक है, ये कुछ प्रमुख मानक और अमानक वर्ण हैं, इन्हें भी आप बना सकते हो अपनी कॉपी में। तो इसके हिसाब से सबसे परफेक्ट जो है वो धा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं कहीं खा भी मान लेते हैं कि बताते हैं कि पहले खा इस तरीके से बनता था, इनके बीच में ब्रेक होता था, अब खा ऐसे बनाने लगे हैं इस तरीके से कि अब ये ब्रेक खत्म हो गया है, ऐसा बताते हैं। लेकिन सबसे परफेक्ट आंसर जो है वो आपका धा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मानक अमानक वर्ण भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब पूछ रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हमने आपसे कहा था कि पूरी वर्णमाला अगर आपसे कोई कहे तो जैसी वर्णमाला हमने आपको दिखाई है हूबहू वही वर्णमाला अगर आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसमें पूछ रहा कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। आप एक चीज समझो, हमने आपको स्वर गिनवाए थे, ठीक है ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ औ। तो स्वर कितने हो गए, 11 हो गए। स्वर आपके कितने हो गए, 11 हो गए। अब व्यंजनों की अगर हम बात करें तो व्यंजन किस किस में बटे हुए हैं, वर्गों में बटे हुए हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हो गए। तो वर्गों के हिसाब से वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। ठीक है, अब हमने 4 ले लिए अंतस्थ व्यंजन, 4 ले लिए हमने ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात होगी तो हमने क्या किया, 4 हमने संयुक्त व्यंजन ले लिए, छत्रज्ञा और श्रा, 4 हमने ये ले लिए। अब अनुस्वार की अगर हम बात करें तो 1 हमारा अनुस्वार हो जाएगा। द्विगुण की अगर हम बात करें तो 2 हमारे द्विगुण हो जाएंगे, वो डा को ढा बनाते थे और ढा को ढा बनाते थे। ठीक है ना, वो वाले। अब इन्हें गिन लीजिए आप, 11 और 25 36, 4 40, 4 44, 44 और 2 46, 47, 47 4 51, एक और कोई रह रहा है 25 और 11 36, 4 40, 4 44, 2 46, 1 47, 47 4 51। हाँ, एक विसर्ग हो गया आपका, एक विसर्ग भी तो होता है आहा वाला, वो भी तो हमें लेना है। ठीक है, विसर्ग एक छूट रहा था। तो अंग और आहा कुल मिला के कितने हो गए, 52 वर्ण हो गए। बात आई ना समझ में, मतलब अयोग वहां ले लीजिए, सीधा सीधा अंग और आहा दोनों हो गए ना, तो अयोगवा हो गए। इस हिसाब से वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। पूरा हमने वर्गीकृत हमने करके आपको बता दिया। फिर से देख लीजिए, 11 स्वर हो गए, वर्गों के हिसाब से 25 वर्ण ये हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, 4 संयुक्त वर्ण हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है ना, अंग हो गया, आहा हो गया, और आपका 2 द्विगुण हो गए, जो डा से ढ़ा बनाया जाता है और जो ढपली वाले ढा से जो ढ़ा बना दिया जाता है, पढ़ने वाला ढ़ा बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कितने हो गए, 52 वर्ण आपके हो गए। क्लियर। अब एक चीज आप समझो कि इसका मतलब क्या हुआ कि 11 स्वर और 41 व्यंजन, 11 स्वर और 41 व्यंजन, ये आप लोगों को बिल्कुल से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, हमने आपको बताया है श, त्र, ज्ञा और श्र। ठीक है ना, तो ये क्षा किससे बनता है, का और शा से। ठीक है ना, त्रा किससे बनता है, ता और रा से।
ज्ञा किससे बनता है? जा और इया से। और श्रा किससे बनता है? शा और रा से। ठीक है ना? तो क्षा ध्वनि क्या हो गई? ये संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन इसके अंदर, ये आपका आंसर यहां पे दे दिया गया कि संयुक्त व्यंजन के अंदर क्षा ध्वनि आती है। तो जैसे ही संयुक्त व्यंजन की अगर बात हो तो क्षत्र ज्ञा श्रा ये चारों आपके दिमाग में आना चाहिए। छठी वाले छा की अगर बात होगी तो का प्लस षटकोण वाला सा हो जाएगा, त्रा का मतलब आधा ता और रा हो जाएगा, ज्ञा का मतलब आधा जा और इया हो जाएगा, और श्रा का मतलब शरीफा वाला सा हो जाएगा और रा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये संयुक्त व्यंजन आपके हो गए। अब घोष वर्णों को ही हम लोग क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। घोष वर्णों को ही हम लोग क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ठीक है ना? तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा वाला तो अघोष हो गया, तो कौन कौन से हो गए घोष वर्णों की अगर हम बात करें तो? तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हमने देखा था अघोष में हम क्या करते थे? हा छोड़ के ऊष्म व्यंजन ले लेते थे, यानी कि इसमें क्या रह गया? हा हमने इसमें ले लिया क्योंकि बाकी के उसमें चले गए। अब अंतस्थ हम नहीं ले पाए थे उसमें, तो हमने यहाँ पे क्या किया? अंतस्थ ले लिया और हमने क्या किया? सारे स्वर ले लिए। तो ये कौन से हो गए? सघोष वर्ण हो गए। क्लियर हो गई ना? अल्प प्राण की अगर हम लोग बात करें तो अल्प प्राण में क्या क्या करते थे हम लोग? 1, 3, 5 करते थे, स्वर लेते थे और अंतस्थ व्यंजन ले लेते थे। बात क्लियर हो गई ना? 1, 3, 5। महाप्राण की अगर हम बात करें तो इनके अलावा क्या बचा? 2, 4 महाप्राण हो गया और यहां पे हमने स्वर ले लिया, अंतस्थ ले लिया, बचा क्या? ऊष्म। तो ऊष्म हो गया महाप्राण। 2, 4 ऊष्म, वो महाप्राण हो गया। 1, 3, 5 स्वर और अंतस्थ अल्प प्राण आपके हो गए। ठीक है ना? अघोष की अगर हम बात करें तो क्या होता है? एक बार बिल्कुल इसी तरीके से याद आपको भी होना चाहिए कि अघोष की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस हा को छोड़ के समस्त ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ले लो मतलब तीनों प्रकार के सा ले लो, लेकिन हा को हटा दो। ठीक है ना? तो वो हो गया। अब हम बात करते हैं अघोष की होगी। सघोष की अगर हम बात करें तो 1, 2 हमने उसमें ले लिए, तो 3, 4, 5 इसमें ले लो। हमने वहां पे ऊष्म व्यंजनों में तीनों सा ले लिए थे, हा छोड़ दिया था, तो वो वाला हा भी यहां पे ले लो। ठीक है? अंतस्थ व्यंजन हमने वहां नहीं लिए थे तो यहां भी अंतस्थ व्यंजन ले लो। स्वर हमने वहां नहीं लिए थे तो स्वर भी यहां ले लो। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल इस प्रकार से ओरल आप लोगों को याद होना चाहिए। और स्वरों की अगर हम बात करें तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ठीक, इस प्रकार से कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप एक एक क्लास को बिल्कुल तल्लीनता से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब तक ये प्रैक्टिस हम खत्म करवाएंगे ना, तब तक आप बिल्कुल ओरली पहाड़े की तरीके से पूरी हिंदी आप पढ़ने लगोगे। ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं कि नोट्स बनाते चलो। नोट्स बनाते समय क्या होता है कि आधी चीजें ऑलरेडी अपने दिमाग में बैठ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञा किसके संयोग से बना है? अभी हमने आपको छत्रक ज्ञा बताया था। ठीक है? तो ज्ञा आप देखते ही समझ जाओगे कि आधा जा और इया। कंफ्यूजन वाली बात, इसमें पूरा जा भी दे रहा है लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आधा जा के साथ जब इया होता है तब ज्ञा बनता है। यानी कि जब जा में हलंत होगा उसके साथ इया जब हम जोड़ेंगे तब ज्ञा बनेगा हमारा। इसमें पूरा जा है, जा में हलंत नहीं है। एक चीज। ठीक है? अब मिसप्रिंट के तौर पे परीक्षा में हो सकता है ऐसा आ जाए कि बी वाला ऑप्शन हो ही ना, एक ही ऑप्शन हो जा प्लस इया, और ये भी ऑप्शन ना हो इनमें से कोई नहीं, तो फिर हमें जा प्लस इया लगाना ही पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी होती है। ठीक है ना? तो उसमें ज्यादा फिर हमें बहुत बड़ा प्रकांड वेत्ता नहीं बनना है हिंदी का। लेकिन जब सारे ऑप्शन हमारे सामने पूरा जा और इया दिया, आधा जा और इया दिया, इसका मतलब वो इंटेंशनली हमसे ये पूछना चाहता है कि ये बताओ ज्ञा को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें इया के साथ में आधा जा आएगा कि पूरा जा आएगा? तब हमारा आंसर होगा आधा जा आएगा। और आधा जा का मतलब क्या होता है? जा में हलंत लगा देना, या किसी भी व्यंजन का आधा रूप क्या होता है? उस व्यंजन में हलंत लगा दो तो वो उसका आधा स्वरूप कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अघोष वर्ण कौन सा है? अभी देखिए हम लोग अघोष की बात कर रहे थे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अघोष वर्ण का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस हा को छोड़कर समस्त ऊष्म व्यंजन। किसे छोड़कर? हा को छोड़कर। ठीक है ना? ये अघोष वर्ण हो गए। अब आप देखो इसमें तो ऊष्म व्यंजन में पहला और दूसरा किसी वर्ग का आ रहा? नहीं आ रहा। जा झा है, हा है, हा तो हम लेते ही नहीं है। जा झा भी नहीं, चा और छा होता तो हम सोच भी सकते थे, सोच क्या सकते थे मतलब ले सकते थे। ठीक है ना? और स्वर इसके अंदर होते नहीं है तो ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन ऊष्म व्यंजनों में सा तो आ जाता है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो जब चीजें इस प्रकार से याद होंगी तो इतनी जल्दी आंसर निकलेंगे। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा।
अब घा आप देखो किस वर्ग में आता है, का खा गा घा, का वर्ग में आता है और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, कंठ हो गया। ठीक है, मूर्धा में हमने आपको क्या बताया था, मूर्धा में हमने आपको बताया था कि टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है प्लस षटकोण वाला सा। ठीक है ना, ये मूर्धा से हो गया। तालु की अगर हम बात करें तो चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। और एक चीज आप और समझ लो कि शरीफा वाला सा जो है इसका उच्चारण स्थान भी तालु है। अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया था, आज अपने नोट्स में इसे शामिल कर लीजिए। हम आपसे बहुत फोर्सली इस बात को कह रहे हैं कि तालु में चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, प्लस आपको ये शरीफा वाला सा नोट कर लेना है। षटकोण वाले सा की बात करेंगे मूर्धा में आएगा टा वर्ग के साथ में, शरीफा वाले सा की बात करेंगे तालु में आएगा चा वर्ग के साथ में। और दंत वर्ण आप जानते हैं क्या होते हैं, ता वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं वो दंत वर्ग कहलाते हैं। क्लियर है ना, कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, अब दंत में कौन से होते हैं, ता वर्ग के वर्ण होते हैं, ता था दा धा ना, इनके अलावा जो भी है वो नहीं है। ठीक है ना, ता दा ना ये तीनों दंत वर्ण हो गए। आ गया टा, और टा किस में आता है, टा वर्ग में आता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। इसमें हम टा वर्ग का उच्चारण करते हैं और साथ में किसका हम उच्चारण करते हैं, षटकोण वाले सा का करते हैं। ठीक है ना। और तालु की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने आपसे कहा नोट्स में नोट कर लो, हमने पहले आपको नहीं लिखवाया, तो इसमें चा वर्ग का उच्चारण तो करते ही है, प्लस इसमें शरीफा वाले सा का भी उच्चारण कर देते हैं। ठीक है ना, ये चीजें कभी भी भूलने वाली नहीं है, ना आप भूलोगे। आगे बढ़ते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। पिछली क्लास में, प्रैक्टिस क्लास में ही हमने आपको बताया था कि जिस शब्द के अंत में छोटा आ आए वो अकारांत, बड़ा आ आए तो आकारांत, छोटी ई आए तो इकारांत, बड़ी ई आए तो ईकारांत, छोटा ऊ आए तो उकारांत, बड़ा ऊ आए तो ऊकारांत, ओ आए तो ओकारांत। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं ना। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है, छोटा आ आता है, वो क्या कहलाते हैं, वो अकारांत कहलाते हैं। जैसे राम, ठीक है ना। तो मां क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जाता। इसका मतलब राम वाला जो मां है, ये राम हमने लिखा, तो इस मां की अगर हम बात करें तो यही तो है आधा मां प्लस आ, स्वरों की सहायता से ही तो व्यंजन बोले जाते हैं। तो आ पे खत्म हो रहा है, राम के नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये अकारांत शब्द हो गया। ठीक है ना। अगर यही हम सीता लिखते तो बड़ा आ निकल रहा था तो वो आकारांत हो जाता। ठीक है, नदी लिखते, नदी बड़ी की मात्रा है तो ईकारांत हो जाता है। बात आई ना समझ में। इस प्रकार से चीजें हम लोगों को याद रखना। अब रही बात अनुस्वार की, तो अनुस्वार कौन सा होता है, अंग होता है, दो प्रकार के अंग होते हैं। ठीक है ना, एक अंगूर वाला अंग होता है, एक आंख वाला अंग होता है। ठीक है ना, ये अनुस्वार हो गए आपके। अयोगवाह की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग दोनों होते हैं, यानी कि अंग और आहा, ये अयोगवाह होते हैं। और अयोगवाह होता क्या है, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हो ना व्यंजन होते हैं, मतलब स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं, लेकिन स्वरों के अंत में लग जाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो गए आप लोगों को पता है, अंतस्थ व्यंजन होगा या, रा, ला और वा। ठीक है, एक चीज को इतनी बार हम रिवाइज करा रहे हैं, इतनी बार हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप ना भी याद करना चाहोगे तब भी आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, हम चिल्ला चिल्ला के जब से हमने क्लास शुरू करी है और जब से हम प्रैक्टिस की पिछली क्लासें बता रहे हैं, हमने बराबर आपको बताया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, अए, ओ, औ कितने हो गए, 11 वर्ण हो गए। ठीक है ना, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, 11। ये बिल्कुल कूट कूट के हमने आपके दिमाग में भर दिया है, इसे बिल्कुल निकलने मत देना कि 11 स्वर और 41 आपके क्या हो गए, व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हो गए, 52। 11 स्वर 41 व्यंजन, कुल वर्ण कितने हो गए, 52। बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। निम्न में कौन सा स्वर नहीं है, अब स्वर हम लोगों को पता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ठीक है ना, तो अब बचा क्या, छोटा आ गया, छोटा ऊ आ गया, ए आ गया, इया रह गया। इया क्या है, इया क्या है, चा वर्ग का पंचमाक्षर है, 5वां अक्षर है। चा, छा, जा, झा, इया। और जो वर्गों के पंचमाक्षर होते हैं, 5वें अक्षर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अनुनासिक कहलाते हैं। बात आई ना समझ में, क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं।
अनुनासिक कहलाते हैं। और अनुनासिक को बोलने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? मुंह की भी आवश्यकता पड़ती है और नाक की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अनुनासिक क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर का मतलब पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वो कहलाता है अनुनासिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब आप देखो, जब केवल व्यंजनों की जब हम बात करेंगे, जब वर्णों की बात करेंगे तो अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन जब व्यंजनों की हम बात करेंगे, केवल व्यंजनों की बात करेंगे जो पहले माने जाते थे, अब तो द्विगुण फिगुण बहुत चीजें जोड़ दी हैं उसके अंदर, तो केवल व्यंजनों की अगर हम बात करेंगे तो 5 वर्ग यानी कि 25 ये हो गए, ठीक है ना। फिर हो जाएंगे अंतस्थ, तो 4 ये हो गए, और हो जाएंगे ऊष्म, ठीक है ना। तो 4 ये हो गए, तो 25 4 29, 29 और 4 33, ठीक है ना। केवल ये हम मान के चलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। ये भी हम लोगों को याद रखना है। कौन सा पश्च स्वर है? अब हम लोग आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास के लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। तब तक आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस कराई उन सारी प्रैक्टिस का रिवीजन कर लीजिएगा, और अगली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार होकर बैठिएगा। इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो हमने आउट कर दिया, इसका आंसर तो आप देख ही लेना कम से कम, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास तक, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।